नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिमालय ज्योग्राफर चैनल में। प्यारे स्टूडेंट, अभी एक हफ्ते पहले आपने अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट का जो एग्जाम दिया है 2025-26 का पेपर कोड, जिसका 33-12-11 है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी एचएन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं। वीएससी के अंतर्गत 2 क्रेडिट का कोर्स है। ये एग्जाम अभी आपने अटेम्प्ट किया है और इस एग्जाम में 70 मार्क्स का एग्जाम था और 2 घंटे का समय मिला था। हालांकि यहाँ पे 1 घंटा लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन हिमालय ज्योग्राफर चैनल आपके लिए लेके आया है और आप देख लें कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही करे हैं और कौन कौन से गलत करे हैं। पासिंग मार्क्स इसमें 25 है, ठीक है। तो 70 में से जिसके स्टूडेंट के 25 या 26 आ रहे हैं, समझ लो उसका वो बच्चा पास हो गया है इस एग्जाम में। तो 33 क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। मैंने यहाँ पे मैनुअली भी लिखा हुआ है, आप उस मैनुअली भी पढ़ लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट के इस पेपर को, जो 2025-26 में हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। दिशा निर्देश आप जूम करके पढ़ लेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन करने हैं आपने। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश टर्म एनवायरनमेंट इज ड्राइव फ्रॉम, यानी कि आंग्ल भाषा का एनवायरनमेंट शब्द बना है। तो देखिए, आंग्ल भाषा का जो एनवायरनमेंट शब्द है फ्रांसीसी भाषा के एनवायरनर से बना है, फ्रेंच भाषा के एनविरोनर से बना है। एनविरोनर का मतलब होता है टू एनसर्कल, और किसी चीज को घेरना, समाहित कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, समय खराब किए बगैर जल्दी जल्दी में थोड़ा सा आंसर दूंगा ताकि आपका कम समय लगे। स्टॉकहोम सम्मेलन कहां हुआ था? देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव पर्यावरण सम्मेलन है, जो जून 5 से 16 जून 1972 में हुआ था और स्वीडन में यह सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था? स्वीडन में सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन स्वीडन में हुआ था। तो दूसरे का आंसर ए है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को, इसको हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट, ये जो सम्मेलन था, इसका जैसे कि मैंने लाल पेन से लिख भी रखा है, इसका मोटिव था ओनली वन अर्थ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ये हुआ था और इसके सब 26 सिद्धांत थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट अब देख लेंगे अपने हिसाब से। हम अभी हिंदी में जूम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन और यूएनपी द्वारा 1975 से 1995 तक निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो याद रहे, 1975 से लेकर 1995 तक यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा, चलाया गया था। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके तहत उद्देश्य था कि एनवायरनमेंट अवेयरनेस बढ़ाया जाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपकी स्क्रीन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय द रॉच कार्सन इन 1961। देखिए, रॉच कार्सन की जो ये बुक है बड़ी महत्वपूर्ण बुक है। इस किताब का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। 1962 में ये साइलेंट स्प्रिंग लिखी गई थी और इस किताब का जो मोटिव था वो लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार से पेस्टिसाइड, कीटनाशक जो है, फसलों में कीटनाशक विशेषकर डीटीटी का प्रयोग करके ये टीटीटी हमारे खाद्य श्रृंखला तक पहुंच रहा है और मानव और उसके पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए बड़ा हानिकारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज सेलिब्रेट, यानी कि जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है? तो देखिए, जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 22 मई को बनाया जाता है। आंसर सी सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्रूटलैंड कमीशन इज रिलेटेड टू। ब्रूटलैंड कमीशन किससे संबंधित है? देखिए, ब्रूटलैंड एक सम्मानित व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में एक कमीशन आया था जिसका उद्देश्य था दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास को बचाना। और सतत विकास का मतलब होता है मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट द कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड ऑफ द पीपल, यानी कि भावी पीढ़ियों के हितों को से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरे करने को ही हम सतत विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, मिशन लाइफ इज, जो मिशन लाइफ है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली के लिए एक मुहिम है।
मिशन लाइफ क्या है, जो है एक कैंपेन है फॉर द एनवायरमेंट अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है, इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉप 2026 में लॉन्च किया था। कॉप 2026 बोला गया, ये 2021 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2021 में ये लॉन्च हुई थी, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द नॉर्मन मेरे। देखिए नॉर्मन मेरे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो देखिए नॉर्मन मेरे ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का सिद्धांत दिया, जैव विविधता हॉटस्पॉट का सिद्धांत दिया। ऑप्शन बी सही रहेगा। तो यानी कि 1988 में यह सिद्धांत नॉर्मन मेरे ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां ले लेते हैं। द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय, तो देखिए इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल ने 1886 में दिया था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ऑप्शन डी सही रहेगा। ऑप्शन 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉरी, इन प्रोसेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन आ स्टेबल कम्युनिटीज, यानी कि पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया में स्थानिक समुदाय है। यानी कि देखिए जब कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें जब कोई स्थान धीरे धीरे विकसित होना शुरू होता है, वनस्पति जात विकसित शुरू होने लगती है, वेजिटेशन विकसित होने लगता है, तो वो विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। उसमें पहली अवस्था में छोटे पादप विकसित होते हैं, फिर छोटे पादपों के बाद घासनुमा पादप विकसित होते हैं, घासनुमा पादपों के बाद छोटे पौधे विकसित होते हैं, छोटे पौधों के बाद छोटे पेड़ विकसित होते हैं, छोटे पेड़ों के बाद बड़े दरख्त विकसित हो जाते हैं, और अंतिम जो कम्युनिटी होती है किसी भी जंगल की या किसी वनस्पति क्षेत्र की, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यही सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन में इसको ही हम स्टेबल कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 11वां देखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ इज, देखिए हमारी पृथ्वी की जो ऊर्जा का सबसे प्रथम प्राथमिक स्रोत सूर्य है। ऑप्शन डी सही रहेगा। 11वां देखिए, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक पारिस्थितिक तंत्र किससे संबंधित है, ह्यूमन एंड प्लांट, मानव पादपों से, सभी प्रकार के जंतु प्राणियों से, सी सभी जैव और अजैविक घटकों से। सी सही है। एक पारिस्थितिक तंत्र में, एक इकोसिस्टम में सभी प्रकार के जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। अबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट के संयोग को ही हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम बोलते हैं, सदैव ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द रेगुलरिटी इकोसिस्टम सर्विसेज। रेगुलरिटी इकोसिस्टम सर्विसेज यानी कि नियामक पारिस्थितिक तंत्र सेवा का उदाहरण क्या है, तो याद रहे पोषण चक्र जो है एक नियामक पारिस्थितिक तंत्र सेवा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हर्बिवोरस टू द सक्सेसिव कार्निवोरस इज फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला में किसी शाकाहारी से उत्तरगामी मांसाहारी तक ऊर्जा की मात्रा का स्थानांतरित होती है। तो याद रहे खाद्य श्रृंखला में, जो कि खाद्य श्रृंखला की जो स्तर है, उसमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा की मात्रा है वो 10% ट्रांसफर होती है। यानी कि यदि घास को किसी शाकाहारी ने खाया है तो उस घास से केवल 10% ऊर्जा ही शाकाहारी को मिलेगी। अगर शाकाहारी बकरी को किसी शेर ने खाया है तो उस बकरी के मांस से शेर को केवल 10% ऊर्जा ही मिलेगा, 90% ऊर्जा जो है विलीन हो जाती है। तो 10% ऊर्जा ही एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पर ट्रांसफर करती है। तो आंसर सी सही रहेगा। 15वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनिवोरस, इनमें से कौन सा एक ओमनिवोरस नहीं है, तो याद रहे शेर, ऑप्शन डी, शी लॉयन जो है स्ट्रिक्टली कार्निवोरस होता है, ये किसी प्रकार का ओमनिवोरस नहीं होता है। मनुष्य भी ओमनिवोरस होता है, सुअर भी ओमनिवोरस होता है, और चिंपैंजी भी ओमनिवोरस होता है। 16वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ये क्वेश्चन आयोग द्वारा, ये यूनिवर्सिटी द्वारा गलत दे दिया गया है। ये सारे जो है सब जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो बायो ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, भूतापीय ऊर्जा हो, ज्वारीय ऊर्जा हो। सही है, सभी नवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के। प्रश्न गलत मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें सबको एक नंबर मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, ए नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेस इन द सेम रेट एट विच इट इज यूज नोन, एक प्राकृतिक संसाधन जो उपयोग किए जाने की दर से प्रतिस्थापित
भी हो जाते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, नवीकरणीय। ठीक है, 17 का आंसर डी है। 18वें क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए फॉरेस्ट जो है निम्नलिखित में से फॉरेस्ट नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। 19वां क्वेश्चन देखिए, वैरायटी ऑफ द जेनेसिस विद अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड, यानी कि एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में पाई जाने वाली विविधता कहलाती है अनुवांशिक विविधता कहा जाता है उसको। ऑप्शन डी सही रहेगा 19 का भी। ऑप्शन 20वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क चीता पुनर्स्थापन के लिए जाना जाता है। आपको पता है भारत में मोदी जी द्वारा चीते लाए गए हैं, तो ये चीते भारत में कूनू राष्ट्रीय पार्क, यानी कि मध्य प्रदेश में ये कूनू राष्ट्रीय पार्क है, कूनू राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, वहां पे इन चीतों को लाया गया है। तो आंसर बी सही रहेगा। 21वां देखिए, जू इज ए एग्जाम्पल ऑफ, चिड़ियाघर किसका उदाहरण है। तो याद रहे चिड़ियाघर जो है एक्स सिटू संरक्षण का उदाहरण है। एक्स सिटू संरक्षण के भी कई प्रकार होते हैं। जब जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में उनका संरक्षण किया जाता है तो उसको इन सिटू संरक्षण बोला जाता है, यानी कि उनकी जगह के, उन्हीं की अपनी मूल जगह में, उनके वास्तविक स्थान में उनको संरक्षण करना, उसको इन सिटू संरक्षण बोला जाता है। परंतु जब जानवर का किसी दूसरी जगह में विस्थापित करके जब वो जानवर बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, उसको लुप्त होने के खतरा बढ़ जाता है, तो उस जानवर को कैप्टिव कंडीशन में रखा जाता है, जू में या चिड़ियाघर में रखा जाता है, ताकि कोई भी भारी आक्रमण या पर्यावरणीय प्रभाव या फिर पोचिंग शिकारियों द्वारा उसको बचाया जा सके, तो उसको एक्स सिटू संरक्षण बोला जाता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बायो ज्योग्राफिकल जोन आर इन इंडिया। भारत में कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो भारत में कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है, याद रहेगा ये 10 भौगोलिक क्षेत्रों में से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, तीसरा है थार मरुस्थल, चौथा है हमारा सेमी एरिड डेजर्ट, पांचवा है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा प्लेन बोलते हैं जिसको, फिर हमारा है वेस्टर्न घाट एक, फिर हमारा दक्कन का पठार है। ठीक है, उसके बाद हमारा कोस्टल रीजन है, फिर हमारे आइलैंड रीजन है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के घने वन है। ये हमारे क्या है, बायो जैव क्षेत्र है। 23वां क्वेश्चन देखिए, एसिड रेन इज कॉज बाय। देखिए एसिड रेन के क्वेश्चन में भी थोड़ा टेक्निकली गलत हो गया है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। जो एसिड रेन होती है वो होती है सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखिए सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड का जो सिंबल होता है SO2 होता है, और नाइट्रेट जो ऑक्साइड होता है उसका सिंबल होता है NOx। परंतु यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वहां पे आप देखें ध्यान से तो वहां पे दिखाई देगा SOX दिखाई देगा, जो कि थोड़ा सा गलत हो गया, पर आंसर इसमें ए सही है। जिसने ए सही करा है उसका टिक सही होगा। SOX थोड़ा सा सिंबल यहाँ गलत हो गया है, क्या पता विश्वविद्यालय द्वारा सबको इसमें 1 नंबर दे दिया जाए। 24वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो याद रहे अवरक्त विकिरण जो है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब देखिए 25वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परमिसेबल नॉइस लिमिट फॉर अ साइलेंट जोन इज। देखिए दुनिया में भारत में साइलेंट जोन है, जैसे हॉस्पिटल हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, वृद्धावस्था आवास हो गए, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान हो गए, यहाँ इसके पास ये जो होते हैं साइलेंट जोन होते हैं। यहाँ पे जो परमिसेबल लिमिट है वॉइस की, साउंड पोल्यूशन की, वो है 50 डेसिबल इन अ डे टाइम एंड 40 डेसिबल इन अ नाइट टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है। ठीक है, सी सही है आंसर। हिंदी में मैंने बी में टिक कर रखा है जो कि गलत है, पर इंग्लिश का ही देखिएगा आप, सी सही है। अब देखिए 26वां देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज। म्युनिसिपालिटी सॉलिड वेस्ट क्या होता है। देखिए नगरों जो हमारे सिटी होती है ना, गांव नहीं सिटी, केवल सिटी जो नगर होते हैं उसमें जो म्युनिसिपालिटी वेस्ट होता है ना, एवरीडे वेस्ट फ्रॉम हाउस एंड बिजनेसेस, जो हमारे घरों से रोज डेली जो कचरा निकलता है ना नगरीय क्षेत्र में, उसको म्युनिसिपालिटी वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं। और आजकल हम देखते हैं कच्ची कॉलोनी में हम क्या करते हैं,
खाली ग्राउंड में मलबा डाल देते हैं। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय अपशिष्ट है? तो याद रहे, खाद्य अवशेष जो होते हैं वो जैव अपघटीय अवशेष होते हैं जिनका जैविक विखंडन हो सकता है। फूड स्क्रैप्स होते हैं ना, जो ये जो होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। 27वें का आंसर डी सही रहेगा। 28वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो याद रहे, नाइट्रोजन पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है 78%। ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जो तीनों गैसें दी गई है, HCH4 मेथेन जिसको बोला जाता है, ये ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। CO2 ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, 28वां। 29वां देखिए, 3 माइल आइलैंड डिजास्टर इज ए एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, 3 माइल आइलैंड आपदा जो है ये यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1989 में नाभिकीय आपदा से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा 29वें का। 30वां देखिए, कोविड-19 क्या है? तो याद रहे, ये पेंडेमिक है, ये वैश्विक आपदा है, इसको पेंडेमिक डिजीज बोला जाता है। 31वां देखिए, द फर्स्ट होमिनाइड वाज इवॉल्व इन। देखिए, पहला जो है, प्रथम होमिनाइड जिसे कहते हैं नर मानव, क्या बोलते हैं? नर मानव। ये जो है सबसे पहले कहां मिला था? अफ्रीका में मिला था। प्यारे दोस्तों, हम आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा ये 32वां क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हम गढ़वाल यूनिवर्सिटी और भूगोल से संबंधित थ्योरेटिकल कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल में डालते रहते हैं। ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमको लाइक सब्सक्राइब करें। हमको आपके समर्थन की जरूरत है। ये हमारे द्वारा ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों के लिए बनाई जाती है। हमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप निरंतर हमसे जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 32वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट बेस्ड एनवायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय आंदोलन वन आधारित नहीं था? तो याद रहे, टिहरी बांध आंदोलन जो है वन आधारित आंदोलन नहीं था, क्योंकि टिहरी बांध आंदोलन जो है टिहरी बांध के विरोध में था, विस्थापन के विरोध में आंदोलन था। इसके विपरीत चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन और शांति घाटी आंदोलन ये सभी वन क्षेत्रों को बचाने के लिए आंदोलन थे। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्ट इन इंडिया इन द ईयर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो याद रहे, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, तो आंसर 86 है इसका। जिस भी स्टूडेंट ने डी टिक करा है उसका आंसर सही हो गया। 34वां क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज इज पब्लिश बाय। तो याद देखिए, रेड डाटा बुक जो है ये विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बताती है हमको, और ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके अंदर विश्व की विभिन्न संकटग्रस्त प्रजातियों को बताया जाता है, कौन कौन सी प्रजाति किन किन क्षेत्रों में संकटग्रस्त है और लुप्त हो सकती है। रेड डेटा बुक बोला जाता है उसको। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, ऑथर ऑफ द स्पीकिंग विद द नेचर, द ओरिजिन ऑफ द इंडियन एनवायरमेंटलिज्म इज। देखिए, ये जो किताब है ऑथर ऑफ स्पीकिंग विद द नेचर, ये रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रामचंद्र गुहा एक प्रख्यात लेखक है जो पर्यावरणीय आंदोलन, भारतीय राजनीति और अन्य विषयों में, इतिहास के विषयों में लिखते रहते हैं। इनके द्वारा अक्टूबर 2024 में भारत की एनवायरमेंटल हिस्ट्री या फिर भारत की पर्यावरणीय आंदोलन या पर्यावरणीय कॉन्सेंस के इतिहास को लिपिबद्ध किया गया और उस पुस्तक का नाम दिया गया स्पीकिंग विद द नेचर, द ओरिजिन ऑफ द इंडियन एनवायरमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो ये तो हमारे आज के 35 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। आप देख लें आपके क्वेश्चन कौन कौन सही जा रहे हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ रात्रि।